गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके पहले हमने पढ़ा था, आप जैसा कि आपको याद होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र संबंधी हमने अध्यारोपण का सिद्धांत डिराइव किया था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ना चाहते हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो फैराडे ने इसे बल रेखाएं कहा, लेकिन ज्यादा उचित होगा इसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहना। अब इसको समझने के लिए थोड़ा एक दो बातें और आपको समझनी होंगी। पहली बात, जैसे ये समझिए कि निष्कोण वक्र क्या होता है। जैसे इसमें नोक बन गई तो इसमें कोण बन गया, तो इसको निष्कोण वक्र नहीं बोलेंगे। और ये देखिए, ये रेखा है, इसमें कोई कोण नहीं बना हुआ है, तो इसको निष्कोण वक्र बोलेंगे, पहली बात। और पृथक्कृत किसको कहते हैं? जो किसी से संयुक्त ना हो, सबसे अलग हो, किसी से उसका कोई संबंध ना हो, एकदम उसको विलगित कर दिया जाए। जैसे आपने पहले विलगित पढ़ा है, तो उसे पृथक्कृत कहते हैं। अब थोड़ी सी और बातें, जैसे इसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विचार कैसे आया होगा? तो जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मकड़ी होती है, वो रेशे से अपने, जैसे मकड़ी ने चारों तरफ जाल बना रखा है, तो वहां मतलब किसी कीड़ा, कोई कीड़ा आके उसमें फंस गया, उस कीड़े को उसे खींचना है, तो मकड़ी उस जाल को, उस तार को तोड़ती है और धीरे 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 करके उसे खींच लेती है और उसे खा लेती है। तो इस तरह से उसे अपना शिकार मिल जाता है। तो वहां पे अगर आप देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिसे वो किसी को आकर्षित कर रही है। तो इसी विचार के आधार पर फैराडे ने ये विचार सोचा होगा कि मतलब यहाँ पे जैसे दो लोग हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें ऐसी कोई रेखाएं होंगी, परंतु ये काल्पनिक है, इसके बारे में अभी तक कोई हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाओं की परिकल्पना फैराडे की है। तो हम लोग इसे आगे कॉन्टिन्यूअसली बल रेखाएं ना कहकर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। जैसे इस पर मान लीजिए ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसी को हम विचार में कहेंगे कि ये क्षेत्र रेखाएं होंगी। जैसे हमने यहाँ पे कोई आवेश रखा है, क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और इसे हमने यहाँ रख दिया, तो इसे धक्का मारेगा तो ये इसी मार्ग पर चलेगा। तो इसी से फैराडे ने विचार प्रस्तुत किया कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अगर इसी वाले आवेश को यहां रख दीजिए, तो ये इसे इस तरह धक्का मारेगा कि ये इधर जाएगा, तो इससे फैराडे ने कहा कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो जो आवेश अपने चारों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसे जिन रेखाओं के अनुदिश कोई आवेश गतिशील होता है, उसी को क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत, स्वतंत्र होना चाहिए मतलब उसका किसी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और पृथक्कृत होना चाहिए। तो जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो हम लोग इसे आगे कॉन्टिन्यूअसली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा ये हो गई। आप वीडियो पॉज करके परिभाषा नोट कर सकते हैं, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इसमें पहली छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिन्हें हम लोगों को ध्यान रखना होगा। कि पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी, जैसे ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। अच्छा, निकलती हैं बोल सकते हैं, निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये पहला गुणधर्म है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं
धनावेश से निकलती हैं, निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तथा ऋणावेश में प्रवेश करती हैं या प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये भाषा आप जरूर लिख लीजिएगा, उसके बाद ये चित्र जरूर बनाइए। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, आप स्पर्श रेखा के बारे में आप जानते होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इस पर हमने स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है P पॉइंट पर। अगर मान लीजिए इस स्पर्श रेखा को आप इस बिंदु पर खींचते हैं, तो इस बिंदु पर, A बिंदु पर, किसी बिंदु पर आप वैद्युत स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदलकर ये वाली हो गई। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल रही है, इसलिए हमने नाम बदल दिया E1 E2। तो किसी वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद आप देखिए तीसरा पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस बिंदु से निकलती हैं, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस बिंदु से निकल रही हैं, इस धनावेश से निकल रही हैं, तो यहां लंबवत होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी, तथा जिस बिंदु पर प्रवेश करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस बिंदु से निकलती हैं तथा जिस बिंदु पर प्रवेश करती हैं, वहां सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत होती हैं। जैसे यहां देखिए निकल रही है तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, और यहां पे प्रवेश कर रही है तो प्रवेश करते समय भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस बिंदु से निकलती हैं या जिस बिंदु पर प्रवेश करती हैं, वहां सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत होती हैं। चौथा गुणधर्म देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। मान लीजिए कि अगर काटती नहीं है तो हमने विचार मान लिया कि काट दी, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हम सेकंड पॉइंट से पढ़ चुके हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 2, ये दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब मान लीजिए कि इस बिंदु पर चर्चा करें, इस वैद्युत क्षेत्र की अगर चर्चा करें यहां पर, तो इसकी दिशा हमें स्पर्श रेखा से पता चल जाएगी, इधर होगी, यहां इधर होगी, यहां इधर होगी। लेकिन एक बिंदु कटान बिंदु भी तो है। अगर हम इसे कटान बिंदु को कुछ P मान लें, तो इस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा प्रथम वाले के लिए स्पर्श रेखा खींचिए, तो ये स्पर्श रेखा की दिशा इधर होगी। इसी तरह से इस वाली द्वितीय लाइन पर अगर हम P पॉइंट पर ही स्पर्श रेखा खींचे, तो उसको देखिए स्पर्श रेखा को, उसकी दिशा इधर होगी। तो अब देखिए बिंदु P पर ही, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव है। एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा, ये संभव नहीं है। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की सिर्फ एक दिशा संभव है, और बिंदु P पर आप देखिए कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। तो फिर से समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो एक बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो इसको शॉर्ट में कैसे, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, भाषा सुनिए इसकी, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए ये प्लस है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ये माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को आप इसके लिए, प्लस के लिए प्रदर्शित कर दीजिए। ऐसे ही हमने कुछ और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दी।
प्रवेश करेंगी इसमें गणावेश के कारण। ये चित्र आपने बना लिया। तो अगर प्लस माइनस के कारण आप वैद्युत क्षेत्र रेखा बनाना चाहते हैं कि दोनों आवेश अगल बगल रखे हो तब वैद्युत क्षेत्र रेखा, तो आप देखिए प्लस से निकली वैद्युत क्षेत्र रेखा और ये माइनस में प्रवेश कर गई। इसी तरह से यहां प्लस से निकली और ये देखिए माइनस में प्रवेश कर गई, यहां प्लस से निकली और ये माइनस में प्रवेश कर गई। ये भी आएगी और ये भी प्रवेश करेगी। ऐसे ही ये ऊपर वाला पॉइंट हम मिटा रहे हैं, ये भी ऐसे आएगी, ये भी ऐसे प्रवेश करेगी और ये ऐसे यहां से हमने सिर्फ ड्रॉ कर दिया है कि ये ऐसे कहीं से आएगी और कहीं से मिलेगी और ये ऐसे गई तो यहां अनंत से आएगी और इसमें प्रवेश कर जाएगी। यहां पे ऐसे इसको भी देखिए, ये यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो प्लस माइनस के कारण अगर आप वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाना चाहते हैं तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहां प्लस है और माइनस है तो ये इसकी लंबाई ऐसे कह लीजिए, इस अक्ष के अनुदिश इसकी लंबाई कह सकते हैं। तो लंबाई के अनुदिश देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा तो ऐसे रही थी परंतु ऐसे सिकुड़ गई। मतलब ऐसे कोई देखिए यहां से ऐसे निकल रहा था तो फैल रहा था परंतु अचानक सिकुड़ गया ऐसे। समझने की कोशिश करिएगा। प्लस है, जैसे ये प्लस से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे फैल रही थी ना, अगर ये माइनस नहीं होता तो ये फैलती चली जाती, परंतु माइनस के कारण ये फैलते 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 सिकुड़ गई। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश अगर सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं तो ये विपरीत आवेशों में आकर्षण को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगर हम प्लस प्लस के कारण बनाना चाहें तो प्लस प्लस के कारण अगर हम इसी को ड्रॉ करना चाहें तो फिर से वही कुछ रेखाएं आप बना दीजिए। अब ये प्लस है तो ये भी निकल रही होंगी, सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं या निकल रही हैं। अब देखिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को ऐसे जाके, मतलब ये इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है, तो टकराना है, टकरा सकती नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इजी करना चाहें तो इसको थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं। तो ये मान लीजिए कि ऐसे जाती, अगर ये माइनस होता तो ऐसे प्रवेश कर जाती, लेकिन ये प्लस होने के कारण ये ऐसे गई तो प्रतिकर्षित हो गई, ये ऐसे प्रतिकर्षित हो गई। अगर इसमें थोड़ी सी और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आप देख रहे हैं तो ये वाली ऐसे गई और इन दोनों को कभी काटना तो है नहीं, तो ऐसे प्रतिकर्षित होकर दूर चली गई। अच्छा, ये वाली रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही होंगी तो ऐसे दूर बना दिया। समझने की कोशिश करिए, धक्का मार रही है एक दूसरे को, तो धक्का मारने के कारण ये लाइन ऐसे फैल जाएगी ना। तो ये प्लस और प्लस के कारण, समान प्रकार के आवेशों के कारण, अगर माइनस माइनस होगा तो भी ग्राफ ऐसा बनता, बस इन तीर का निशान बदल जाता। तो यहां पे देखिए इस बिंदु पर अगर दोनों समान परिमाण के आवेश हैं, जैसे ये प्लस क्यू है ये भी प्लस क्यू है, समान परिमाण, अगर दोनों आवेश समान परिमाण के हैं तो इनके मध्य में, एग्जैक्ट मध्य में एक उदासीन बिंदु होगा। उदासीन बिंदु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा जो एकदम सीधी जा रही होगी, सोचिए एकदम सीधी जा रही होगी, तो यहां अगर सीधे इस बिंदु पर क्या पहुंच सकती है, क्योंकि अगर इस बिंदु पर पहुंच गई तो ये दोनों आके एक दूसरे को क्रॉस कर देगी, कट कर देगी, और काट ये सकती नहीं है। तो यहां पे ये सीधे ना जाके यहां से ऐसे थोड़ा पहले से ही ये घूम गया, ऐसे ये भी घूम जाएगा। नोक नहीं बना सकते, यहां पे गोल सा बनाइएगा। तो यहां कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे, यहां एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कभी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पहुंच नहीं सकती हैं। तो ये दोनों के मध्य एक ऐसा बिंदु है जिसे हम कौन सा बिंदु कहते हैं? उदासीन बिंदु कह सकते हैं। तो ये उदासीन बिंदु है क्योंकि यहां कभी कोई क्षेत्र रेखाएं नहीं पहुंच सकती हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें प्रतिकर्षण के कारण ये मुड़ गई। अच्छा, अभी हमने कहा कि यहाँ पे नोक मत बनाइएगा। नोक बनाने का मतलब है जैसे ये नोक बना दिया,
तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र के रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये समझते ही होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ये समझ लीजिए कि जो ये नुकीला वाला पॉइंट है, अगर यहाँ पे हम पूछे कि कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखा का मतलब होता है एक बिंदु को छूकर जाने वाली रेखा। तो यहां से इस बिंदु को छूकर जाने वाली रेखाएं कितनी हो सकती हैं? अनंत। तो यहां पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यहां पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो जब अनंत स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी नुकीले बिंदु पर, तो इसका मतलब नुकीले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी कितनी संभव हो जाएंगी? अनंत। और आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है एक बिंदु पर एक होती है, तो ये भी संभव नहीं है। इसीलिए हम इस पे बार बार फोकस कर रहे हैं कि यहाँ नोक नहीं बननी चाहिए कि ये आए अचानक मुड़ जाए। ये भी विचार आ सकता है मन में कि ये क्षेत्र रेखा आए और अचानक ऐसे मुड़ के चली जाए, परंतु ये संभव नहीं है। तो अब इसको देखिए, लंबाई ये है, उसके लंबवत, इस लंबाई, अगर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम लंबाई कह रहे हैं तो उसके लंबवत वाली लाइन ये हो गई। तो लंबवत देखिए, ये लोग ऐसे आ रही थी और लंबवत फैल गई, ये ऐसे आ रही थी लंबवत फैल गई। तो लंबाई के लंबवत ये फैलने का प्रयास करती हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करें, कहीं भी आप ऐसा देखें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो लंबाई के लंबवत फैल रही हैं, तो ये समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। तो यहां से एक पॉइंट देख लीजिएगा ये वाला कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ये समान प्रकार विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण को प्रदर्शित करता है। तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करेंगी तो ये समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिन बिंदुओं पर पास पास होंगी, मान लीजिए ये ऐसे कोई क्षेत्र रेखा है, तो एक छल्ला ले लीजिए, जैसे आप चूड़ी पहनते हैं या कोई कड़ा पहनते हैं, तो उसको ले लीजिए। तो यहां पे आप देखिए, उस छल्ले को रखिए, इसमें कितनी लाइन आ रही हैं? 4। अगर इसी छल्ले को थोड़ा आगे सरकाइए, थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा नीचे आप इसी छल्ले को, इसी साइज को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, तो अब 3 रेखाएं आ रही हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, तो चाहे इधर से करेंगे चाहे इधर से करेंगे, 2 ही लाइन आ रही हैं। तो जैसे जैसे ये छल्ला आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट रही है। इसका क्या मतलब है कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट रही है? इससे ये पता चलता है कि अगर क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट रही है तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल, यहां पे उससे कम प्रबल, यहां पे और दुर्बल। तो अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होगी, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर दूर दूर है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होगी। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद एक और पॉइंट देखिए, अगर हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ऐसे कुछ प्रदर्शित करें, यहां पे देखिए, अगर दूरी इनके बीच में लगातार नियत है तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है और सभी वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है। तो ये क्या लाइन, इस तरह की लाइन अगर कभी बनी हुई आपको मिलेगी तो ये क्या प्रदर्शित करेगी? समान परिमाण और समान दिशा। इसमें देखिए, दूरी तो लगातार नियत है परंतु दिशा लगातार बदल रही है। कैसे पता चलता है दिशा? जिस बिंदु पर आपको दिशा ज्ञात करनी हो वहां स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस दिशा, यहां तो वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा है। मान लीजिए इन बिंदुओं पर आप चेक करना चाहते हैं तो यहां स्पर्श रेखा खींचिए तो वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा है। इसी तरह से इसकी दिशा लगातार आप बदलती हुई देख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां बदल गई, लगातार बदल गई। तो इसमें देखिए, ये वाला क्या था? समान परिमाण समान दिशा।
तो यहां भी समान परिमाण तो है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी लगातार नियत है, तो समान परिमाण है परंतु विभिन्न दिशा। ओके, अब इसी की तरह बात तीसरा पॉइंट देखिए, दिशा तो लगातार बदल रही है, इसकी दिशा कहीं उधर जा रही है, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा, तो ये असमान परिमाण भी है। परिमाण कैसे, इनके बीच की दूरी भी लगातार बदलती जा रही है और दिशाएं भी लगातार बदलती जा रही हैं। तो असमान परिमाण और असमान दिशा को भी प्रदर्शित करते हैं। समान परिमाण समान दिशा, समान परिमाण असमान दिशा, असमान परिमाण असमान दिशा। तो इस तरह की कभी फोटो अगर आपको कहीं बनी हुई दिखे तो इससे ये निष्कर्ष आप निकालिए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में भी पढ़ेंगे, इसी से मिलता जुलता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि एक प्लस और एक माइनस था, तो आपने प्लस से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाली और माइनस में प्रवेश कराई, प्लस से निकली और माइनस में प्रवेश की। ऐसे ही यहां पे हमने कुछ और क्षेत्र रेखाएं बना दी हैं। प्लस से निकल रही और माइनस में प्रवेश कर रही है। तो आप देखिए, ये एक लाइन कोई भी पकड़ लीजिए, ये गई यहां आते 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 आते, इसको आगे देखिए कहीं है क्या ये? अगर इसको देखेंगे तो ये तो उल्टी दिशा है, इसका मतलब ये दूसरी लाइन है। तो ये लाइन कभी भी इसके बाद कहीं नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं दिख रहा है आगे। इसका मतलब ये खुले वक्र का निर्माण करती हैं। बंद वक्र किसे कहते हैं? जैसे ये बंद वक्र है, यहां से आप लगातार देखिए तीर का निशान, ये यहां से मान लो शुरू हुई, तो यहीं आपको वापस से तीर उसी दिशा में लाके वहीं पहुंचा देगा। किसी एक बिंदु को आप चूज करिए और वहां से चलना शुरू करिए। अगर आप वहां से चलते 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 पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं और तीर हमेशा आपको उसी दिशा में भेज रहा होता है, तो इसे कहेंगे बंद वक्र। लेकिन मान लीजिए ये ऐसे बना हुआ है, तो मान लीजिए आप किसी एक बिंदु को चूज करिए, वहां से चलना शुरू करिए, यहां से चले, यहां तक तो आए, ठीक था, ये तो उल्टा पड़ गया, अब इसके आगे नहीं जा सकते, इसका मतलब तो ये खुला वक्र है। ये देखने में बंद वक्र लग रहा है, लेकिन ये बंद वक्र नहीं है, क्योंकि ये दो यहां से यहां तक की एक रेखा है और यहां से यहां तक ये दूसरी रेखा है, वो उसी रेखा का पार्ट नहीं है। तो ये खुले वक्र का निर्माण करती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव खुले वक्र का निर्माण करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। अच्छा, ये इतनी चर्चा डिटेल में क्यों कर रहे हैं? अगर थोड़ा बहुत आपको 10वीं का याद हो तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पे कोई चुंबक, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती थी, साउथ में प्रवेश करती थी, ये तो चुंबक के बाहर की बात है। परंतु अगर चुंबक के अंदर की बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ में उसकी दिशा होती है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो आप देखिए बंद वक्र का निर्माण कर रहे हैं। तो आगे हम लोग अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं, परंतु वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं। एक पॉइंट थोड़ा सा और आपको यहां पे दिया गया है। पहले तो ये जान लीजिए समविभव पृष्ठ। इसको जानने के लिए आपको एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, समविभव पृष्ठ। तो वहां समझेंगे कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। अब विभव को समझने के लिए उसी चैप्टर में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर ये कोई आवेश है, मान लीजिए एक गोला खींचे इसके बाहर, तो ये समान दूरियों पर, हर तरफ अगर दूरी समान हो, तो यहां पे ये अगर इस गोले की बात करें तो ये इसका समविभव पृष्ठ है। अब डिटेल समविभव पृष्ठ का हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो समविभव वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। अब समविभव पृष्ठ जब आप जानेंगे तो थोड़ा इसे और अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये भी गुणधर्म है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो अब इन बातों को अगर आप ध्यान से देख सके तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन। हम लोग अभी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो उसमें प्रदर्शन हमने सीख लिया है। तो पहला पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन। ये वाला टॉपिक वैसे हमारा अभी इसी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के अंतर्गत यूज हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार समझते हैं। जैसे समान प्रकार के
समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए। आ गया 1 नंबर में, मान लीजिए बोर्ड में, तो ऐसे ही समझिए, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति। तो मान इसको ऐसे समझिए, प्लस से निकलती है वैद्युत क्षेत्र रेखा और माइनस में प्रवेश करती है, प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है, प्लस से निकलती है माइनस में प्रवेश करती है। तो ऐसे हमने कुछ क्षेत्र रेखाओं को दर्शा दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चर्चा एक होने जा रही है कि जैसे मान लीजिए अगर परिमाण समान है, यहां पे 2 अगर प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, समान परिमाण हो गया। तो अगर ये परिमाण में समान है तो अगर इससे मान लीजिए, यहां पे देख सकते हो 2 3 4 5 6 7 अगर 8 लाइन इससे निकली है तो इसमें 8 लाइन ही प्रवेश कराइए, तो आपने जो चित्र प्रदर्शित किया है वो समान परिमाण का हो जाएगा। और विपरीत प्रकृति तो आप देख ही रहे हैं, अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो ये माइनस क्यू आवेश है, तो ये समान परिमाण हो गया। अब इसी में थोड़ा सा और देखिएगा, अगर ये समान परिमाण की बजाय असमान परिमाण हो, जैसे ये +2q हो और वो -q हो, तो यहां से कितनी क्षेत्र रेखाएं हैं 8, और इससे भी कितने निकल प्रवेश कर रही हैं 8, लेकिन अब यहां पे दोगुनी होंगी। अब ये इसके लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का थोड़ा सा ये शिफ्ट भी हो जाएगी, क्योंकि जो उदासीन बिंदु होगा, ये उदासीन बिंदु तो यहां मिलेगा नहीं, इसके बाहर मिलेगा, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी खिंची हुई सी प्रतीत होंगी। तो ये जो आवेश का फोटो है, डायग्राम है, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, शिफ्ट होगा, ऐसे होगा, क्योंकि अभी यहां पे आप देख रहे हैं कि ताकत इसकी थोड़ी सी ज्यादा है इस वाले आवेश की, तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये डायग्राम बन जाएगा। तो ये असमान परिमाण और विपरीत प्रकृति है। पहले हमने देखा था समान परिमाण और समान प्रकृति, फिर हमने देखा असमान परिमाण और समान प्रकृति, वो सॉरी असमान प्रकृति और समान परिमाण। अब इसके बाद देखते हैं समान परिमाण और समान प्रकृति। जैसे ये +q है तो ये भी +q हो, तो यहां पे आप देखिएगा थोड़ा सा एकदम मध्य बिंदु कहीं यहां होगा, तो ये ऐसे गई तो ये ऐसे निकल गई। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, कट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये गुणधर्म है। ये दूर जा रही हैं, देखिए क्षेत्र रेखाएं, तो ये समान परिमाण और समान प्रकृति का डायग्राम आपके सामने है। समान परिमाण भी है +q और समान प्रकृति भी है। देखिए इसके सामने भी प्लस है तो इसके सामने भी प्लस है। अब असमान परिमाण और समान प्रकृति, असमान परिमाण का मतलब ये +2q हो, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, क्योंकि आप सोचिए यहां कोई एक निगेटिव चार्ज रख के देखिए, अगर ये बीचों बीच में रखोगे तो ये खींच नहीं लेगा क्या, तो इसलिए हमने उसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया। तो आप समझिए इसको ऐसे बनेगा उसका डायग्राम, उदासीन बिंदु थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ये इसका कुछ डायग्राम आएगा। और क्षेत्र रेखाएं भी डबल होंगी, जैसे यहां पे आपने देखा कितनी क्षेत्र रेखाएं हैं 5, तो यहां 10 होनी चाहिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 और 1 कहीं और बना लेते हैं 10। तो ये असमान परिमाण हो गया, असमान परिमाण और समान प्रकृति। इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो ये हमने कुछ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा, इनका प्रदर्शन सीखा। अब इसी से संबंधित हम लोग कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में आवेशों के कारण ग्राफ, ये तो क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन हमने सीखा, अब वैद्युत आवेश के कारण ग्राफ।
ये बोर्ड का पार्ट नहीं है, आईआईटी का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा आप इसे अगर बोर्ड के पर्पज से तैयारी कर रहे हैं तो एस्केप कर सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू के कारण ग्राफ, एस्केप तो कर सकते हैं, इसे छोड़ तो सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित जब आगे आप पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको इससे बहुत सहूलियत मिलेगी। इस कारण से इसे यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे प्लस क्यू के कारण ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जानते हैं चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे प्लस क्यू के कारण बनाना है, तो प्लस क्यू के कारण आप एक ऐसे यहाँ पे बना लीजिए। अब प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर निकलेंगी कि उसमें प्रवेश करेंगी, तो आंसर है बाहर निकलेंगी। तो यहां पे सिर्फ दो लाइन इधर और इधर दर्शा दीजिए। अब इसको समझिएगा, ये वाई अक्ष को आपको देखना है सिर्फ। ये देखिए, अगर इस लाइन को देखें तो ये धनात्मक को प्रदर्शित कर रहा है और ये उस दिशा में जा रहा है, तो ऋणात्मक एक्स अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर ये धनात्मक को प्रदर्शित कर रहा है तो देखिए ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा वाई के लिए, और इधर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये चतुर्थांश में ध्यान रखिएगा वाई के पर्पज से, कि अगर ये इधर की बात कर रहे हैं इस लाइन के, तो इधर ये प्लस है, ये माइनस है, और इस लाइन के उधर ये प्लस है, ये माइनस है। तो अब देखिए ये वाली लाइन किधर जा रही है, इस दिशा में। ये दिशा प्लस होती है कि माइनस? तो आंसर है, अगर रेखा हमने इसे बनाया है तो ये अगर हम कहें कि इसे नंबर लाइन कहें, तो नंबर लाइन पर ये दिशा धनात्मक लेते हैं। तो धनात्मक का मतलब ये प्लस में, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ बनता है, समकोणीय परवलय तो ऐसे बना दिए। अच्छा, इस लाइन के इधर देखिए, ये लाइन किधर जा रही है? उस दिशा में जा रही है। तो ये दिशा क्या होती है नंबर लाइन पे, पॉजिटिव या निगेटिव? तो आंसर है निगेटिव। तो निगेटिव में ऊपर वाला है या नीचे वाला? तो आंसर है नीचे वाला। तो हमने इस नीचे वाले में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दिया। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण अगर आपको बनाना हो तो माइनस में माइनस क्यू आवेश के कारण अगर आप बात करें तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। ये ऐसे डॉटेड लाइन से आप सोच लीजिए। अच्छा, अब ये डॉटेड लाइन के इधर का ग्राफ ऊपर या नीचे में बनाना है, और डॉटेड लाइन का ग्राफ इस तीर को देख के ऊपर या नीचे में बनाना है। तो अब देखिए, इस लाइन के कारण आप बताइए, ये जो इधर जा रही है, ये निगेटिव में है नंबर लाइन पे कि पॉजिटिव में है? तो आंसर है निगेटिव में। तो निगेटिव कौन सा है, ऊपर या नीचे? तो आंसर है नीचे। तो ये बन गया। अच्छा, इसको देखिए, ये किधर है, पॉजिटिव में है निगेटिव में? तो आंसर है पॉजिटिव। तो यहां ऊपर और नीचे में देखिए पॉजिटिव कौन सा है? तो आंसर है ऊपर वाला पॉजिटिव है। तो ये हो गया माइनस क्यू के कारण ग्राफ। अभी हमने सेपरेट बनाया है ग्राफ, एक प्लस क्यू का ग्राफ बनाया है और माइनस क्यू का ग्राफ। अगर ये ग्राफ आप सीख गए तो कोई भी ग्राफ दुनिया का बना सकते हैं आवेशों के कारण। जैसे हमसे कह रहा है कोई कि प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण ग्राफ बनाइए। तो अगर देखिए, प्लस क्यू का ग्राफ आपने ये बना दिया, माइनस क्यू का ग्राफ आप ये बना दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए बस। ये प्लस माइनस क्यू के कारण ये पूरा ग्राफ हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण। तो यहां अब इसको आप सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो ये उसका प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण ग्राफ एक साथ बनाना हो तो ऐसे बन गया। अच्छा, इसी को प्लस क्यू और प्लस क्यू के कारण ग्राफ बनाना हो तो ये माइनस क्यू वाला आप चेंज कर दीजिए, यहां फिर से बनाइए प्लस क्यू का। फिर से समझिए, यहां प्लस क्यू है तो इसके लिए क्षेत्र रेखाएं पहले बनाइए। ये प्लस क्यू के कारण क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, ये निगेटिव में जा रहा है, इस डॉटेड लाइन के इधर ये वाली लाइन निगेटिव में है, तो ऊपर या नीचे में से निगेटिव में कौन सा होगा, नीचे वाला। तो ये हमने बना दिया, यहां टच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये किधर जा रहा है, प्लस की ओर जा रहा है, तो ऊपर और नीचे में प्लस कौन सा है? तो आंसर ऊपर वाला। तो यहां हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब इसको अगर हम कहें कि एक साथ बनाना है तो इनको ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये कंप्लीट ग्राफ किसके लिए हो गया, प्लस क्यू और प्लस क्यू के कारण ग्राफ हो गया। तो इसी तरह से माइनस क्यू का भी ग्राफ बना सकते हैं, प्लस क्यू का ग्राफ बना सकते हैं। आप इसके लिए खुद से ट्राई करें माइनस क्यू और माइनस क्यू का ग्राफ। तो इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा आपके कोर्स में है नहीं, तो इसीलिए हमने इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, इसको समझ लीजिए।
अब आप स्वयं से कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करिएगा और फिर उसके बाद किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इससे संबंधित कुछ बातें समाप्त होती हैं। अब एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए समझिए द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो आप एक सिंपल सी बात समझिए, द्विध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं डाइपोल, दो पोल जनरेट हो जाना। जैसे मान लीजिए कि हम 3 फ्रेंड हैं और 2 फ्रेंड में मान लीजिए कि लड़ाई हो गई, तो दोनों फ्रेंड एक दूसरे से दूर हो गए, मतलब देख के ही प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ओए तू दूर हट, ओए तू दूर हट, ऐसे वाली हालत है। अच्छा, तीसरा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना उसने मुझसे लड़ाई की ना उसने अगले से लड़ाई करी। अब तीसरे के साथ ये कंफ्यूजन हो गई कि वो मेरे साथ जाए कि उसके साथ जाए। तो अब हम लोगों में एक शर्त है कि भैया उसको उसके साथ रह लो तो उसी के साथ रहो, और मेरे साथ रह लो तो मेरे साथ ही रहो। तो उसको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि उसे इस पोल पे जाना है कि उस पोल पे जाना है। तो उसके दिमाग में डाईपोल जनरेट हो गया, 2 पोल जनरेट हो गए। डाईपोल का ऐसे हिंदी में अगर देशी मतलब बात करें तो ऐसे कह सकते हो खींचतान। 2 लोगों में अगर खींचतान हो गई तो उसको कहेंगे डाईपोल जनरेट हो गया। तो डाईपोल का मतलब अगर ताकत में अंतर है तो डाईपोल जनरेट होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अगर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के हैं, एक आवेश यहां पे इकट्ठा हो गया प्लस और यहां पे इकट्ठा हो गया माइनस, तो इसका मतलब एक पोल इधर जनरेट हो गया, एक पोल इधर जनरेट हो गया, तो इसको कहेंगे डाईपोल। तो इससे परिभाषा आ जाएगी आराम से कि समान परिमाण, ताकत समान होनी चाहिए तभी तो खिंचाव बराबर होगी। तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, मान लीजिए ये प्लस की माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हों। समान परिमाण देखिए क्यू क्यू लिया, विपरीत प्रकृति का मतलब एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस है। तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, या फिर और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिए। जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अच्छा, ये वैद्युत द्विध्रुव कब अच्छा होगा कब बुरा होगा, मतलब तगड़ा वाला वैद्युत द्विध्रुव कब होगा? जब खिंचाव ज्यादा हो। अच्छा, खिंचाव ज्यादा कब होगी? जब ताकत ज्यादा होगी। तो ऐसे समझिए, इस माइनस क्यू की और इस प्लस क्यू की जितनी ज्यादा ताकत होगी उतना ही अच्छा वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो अगर क्यू टेंड करे अनंत की ओर और खिंचाव के बीच में मतलब ताकत ज्यादा हो और इनके बीच की दूरी कम हो, सेपरेशन थोड़ा जितना कम हो, मतलब जो ये दूरी है इस दूरी को हम लोग जनरली 2a से प्रदर्शित करते हैं। अभी अभी समझा देंगे क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो दूरी है 2a, ये अगर शून्य की ओर अग्रसर हो जाए तो जो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हुआ है ना, ये आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। फिर से पहले वैद्युत द्विध्रुव समझा हमने, फिर उसके बाद एक स्टेप और समझा आगे, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं कि अगर जो ये आवेश है ये अनंत की ओर अग्रसर है और उनके बीच की दूरी शून्य की ओर अग्रसर है, तो इस प्रकार के द्विध्रुव को आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो फिर से वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव के बाद आप इसमें थोड़ी सी परिभाषाएं इससे संबंधित समझ लीजिए। तो यहां पे वैद्युत द्विध्रुव अगर ये निर्माण हुआ है, अच्छा इनके बीच की दूरी को 2a से क्यों कंसीडर किया है? a से भी कर सकते थे। तो इसके मध्य बिंदु से ही अगर हम किसी भी जैसे कुछ भी निकालना चाहते हैं, कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि मान लो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अब ये कंफ्यूजन होगा कि यहां से ज्ञात करें कि यहां से ज्ञात करें। तो इससे बचने के लिए हमने इसका मिड पॉइंट निर्धारित कर लिया कि ना ये बुरा माने ना ये बुरा माने, यहीं से हम लोग निकालेंगे। तो मध्य बिंदु से सारी गणनाएं होंगी। तो मध्य बिंदु से अगर हम 2 पार्ट में इस दूरी को डिवाइड कर लें a और a, तो गणना करना थोड़ा आसान हो जाएगा।
तो आप a भी मान सकते हैं, 2a भी मान सकते हैं, 4a मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ये आपकी सुविधा है। लेकिन 2a मानने से गणनाएं आसान हो जाती हैं, इसलिए हमने इनके मध्य की दूरी को 2a मान लिया। ओके, अब देखिए, अब इसमें परिभाषा अक्षीय रेखा कैसे कहते हैं। आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। तो बेटा ये वाली रेखा कौन सी रेखा हो गई? अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन। ये इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन। अच्छा, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब किसी ना किसी अक्षर से प्रदर्शित करना है तो चलो ओ से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इसे ओ से प्रदर्शित कर लिया। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो अब एक देखिए, एक परिभाषा और है निरक्षीय रेखा। तो ये हो गई मूल बिंदु। मूल बिंदु से होकर जाने वाली तथा अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा। फिर से देखिए, मूल बिंदु से होकर जाने वाली, मतलब मूल बिंदु से तो होकर बहुत सारी रेखाएं जा सकती हैं, लेकिन अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मूल बिंदु से होकर जा रही है रेखा और अक्षीय रेखा के लंबवत है ये रेखा। तो इस रेखा का नाम हो गया निरक्षीय रेखा, इक्विटोरियल लाइन। इसको ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विटोरियल लाइन। तो अक्षीय रेखा एक्सियल लाइन और इसको निरक्षीय रेखा इक्विटोरियल लाइन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अक्षीय रेखा, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन होता है, अक्षीय रेखा ही नहीं ढूंढ पाते हैं आप लोग। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये पूरी आर पार इधर से उधर तक, इस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं बेटा? अक्षीय रेखा। और दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तीसरी परिभाषा एक और इसमें ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली तथा अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो इससे संबंधित छोटी मोटी कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं। अब इसके बाद हम लोग दो छोटी छोटी परिभाषाएं और जान लेते हैं। तो इसमें एक छोटी सी और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बोर्ड एक आध साल छोड़ के हर बार पूछता है, तो ये बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, पहले इसे समझिए, वैद्युत द्विध्रुव अभी आप समझ चुके हैं। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, और ये जो निर्मित हुआ ये पूरा डायग्राम क्या है? इनके बीच की दूरी 2a। ये पूरा वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझिए। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चाहे आप प्लस क्यू ले लीजिए चाहे माइनस क्यू ले लीजिए, तो किसी एक आवेश, चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य विस्थापन, विस्थापन क्यों कह रहे हैं? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दोनों आवेशों के मध्य के विस्थापन के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये विस्थापन है तो सदिश राशि है, तो इसलिए एक के ऊपर वेक्टर बना दिया। P से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। फिर से समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य के विस्थापन को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इसकी दिशा हमेशा इसमें यूज होने वाली है। तो अगर माइनस क्यू प्लस क्यू ये है, अगर इसके मध्य की दूरी जो 2a है, विस्थापन जो 2a है, उसे हम सदिश माने, तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर लेते हैं। अगर हम इसे सदिश 2a जो दूरी है उसे हम सदिश की भांति माने, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बेटा क्या होगी?
माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। अगर हमने इसे उल्टा इधर लिख दिया प्लस क्यू, इधर लिख दिया माइनस क्यू, तो ये दिशा पलट जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। अब इसमें दो छोटी छोटी परिभाषाओं को और पढ़ते हैं, फिर इस ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय व अध्रुवीय अणु, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसको समझिए, अभी हमने ध्रुवीय की बात करी थी, जैसे डाइपोल कहा था, द्विध्रुव कहा था, तो द्विध्रुव कैसा मतलब ध्रुवीय हो गया वो। तो जैसे मान इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगा रहे होते हैं कि इसका जो नेट आवेश है वो इसके केंद्र पर होता है, और नाभिक का केंद्र भी यही है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसका केंद्र और नाभिक का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, संपाती होता है, नहीं समझे, जैसे ये प्लस माइनस जो इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे आवेशों का एक केंद्र बिंदु भी तो होगा। तो इस सारे इलेक्ट्रॉनों का अगर केंद्र बिंदु की बात करें तो उसको अगर केंद्र बिंदु यहां मान लें, और नाभिक में जो सारे आवेश हैं उसका भी केंद्र बिंदु यहां मान लें, तो अगर वो एक बिंदु पर है, संपाती है, तो ये ऐसे अणु क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय अणु कहलाएंगे। और अगर ये मान लीजिए कि प्लस है और किसी कारण से इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़े विस्थापित हो गए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इनका यहां पे कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण है या कोई ताकत का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन थोड़े शिफ्ट हो गए, तो इसका केंद्र यहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और इस धनावेश का केंद्र यहां है, तो इनके मध्य में कुछ पार्थक्य आ गया ना। तो जब इलेक्ट्रॉनों के केंद्र और नाभिक के धनावेश का केंद्र, इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश का केंद्र और नाभिक के धनावेश का केंद्र के मध्य परिमित पार्थक्य होता है, तो ऐसे अणु अध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। फिर से समझने की कोशिश करिए, जैसे H2O को एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऑक्सीजन ताकतवर में आता है और हाइड्रोजन एकदम निकम्मा, बिल्कुल ताकत नहीं है इसके पास। तो यहां बेईमानी शुरू हो गई, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इसका पुल कर लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऐसे इसके भी इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन ने खींच लिया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई। तो पहले दोनों का केंद्र बिंदु अगर बात करें, अगर खींचतान ना होगी तो मध्य बिंदु होगा, लेकिन अभी धनावेश और ऋणावेश के मध्य में इसका धनावेश अब यहां है और ऋणावेश यहां है, तो इनके बीच में कुछ परिमित पार्थक्य हो गया ना, कुछ दूरी आ गई ना, तो इसलिए एक ऐसा अणु है, ध्रुवीय अणु है। अब जैसे क्लोरीन होता है एग्जाम्पल के फॉर्म में Cl2, तो क्लोरीन और क्लोरीन की ताकत बराबर है, तो इसमें कोई खींचतान नहीं होगी, तो इसका मतलब इसका जो केंद्र होगा दोनों का, वो जो पहले था वही रहेगा, मतलब दोनों में कोई खींचतान नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तमीज से ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, तो इसके धनावेश और ऋणावेश के मध्य कोई पार्थक्य नहीं होगा। तो ये कैसा अणु है, अध्रुवीय। H2 कैसा होगा, अध्रुवीय। ऐसे करके जो समान ताकत के लोग हैं वो अध्रुवीय अणु होंगे। ध्रुवीय क्या होगा, H2O। ऐसे ही आप सोच लो NO2, और ध्रुवीय में और बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, अध्रुवीय में बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो आप एक बात समझिएगा कि जब ताकत बराबर हो लगभग तो वो अध्रुवीय अणु होंगे, और ताकत अलग अलग हो तो ध्रुवीय होंगे। तो जैसे परिभाषा के रूप में सोचिए, नाभिक के धनावेश का केंद्र तथा इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के केंद्र के मध्य अगर परिमित पार्थक्य होता है, परिमित पार्थक्य, तो इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवीय अणु कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में HCl हो गया, H2O हो गया, NO2 हो गया, ऐसे करके NH4 हो गया, तो ये सब क्या है, ध्रुवीय अणु है। अध्रुवीय अणु क्या हो जाएंगे, ऐसे अणु जिनमें परिमित पार्थक्य
जिनके धनावेशों का केंद्र तथा इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों का केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होता है। तो इस प्रकार के अणु को, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, ये दोनों जैसे यहाँ प्लस और माइनस दूर दूर होगा और यहाँ प्लस और माइनस का केंद्र एक ही होगा, प्लस का केंद्र भी यही है और माइनस का केंद्र भी यही है, अर्थात प्लस और माइनस के केंद्र संपाती हैं। तो इस प्रकार के अणु को क्या कहेंगे? अध्रुवीय अणु। जैसे H2Cl2, CCl4, CH4, ये सब क्या है? अच्छा, ये चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं, आप जानते होंगे, जैसे ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, तो इनके मध्य नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, इसके मध्य भी नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ये भी चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। तो ये सब क्या है? अध्रुवीय अणु है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। अब इसमें प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है ये समझिए। जैसे ये क्लोरीन है, जब किसी अध्रुवीय अणु को बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, ये कोई बाहर से हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इनमें जो आवेश है वो विपरीत दिशा में, इस प्लस की ओर यहाँ माइनस इकट्ठा हो गया, इस प्लस ने इन दोनों में से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर लिया और इस माइनस ने इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, तो इसके इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। तो देखिए प्लस और माइनस अलग अलग हो गए ना, इनमें परिमित पार्थक्य आ गया, तो यहां भी वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया ना। तो ये पहले था या नहीं था? तो आंसर नहीं था। ये कब आया? जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया। तो इस कारण से इसे हमने क्या कहा कि ये प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण, प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो जब किसी अध्रुवीय अणु को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर यहां आज इतना ही। थैंक यू।